दोस्तों कहानी शुरू होती है और हमें 50 ईसा पूर्व का समय दिखाया जाता है, जब लगभग पूरी धरती पर माहेशमती साम्राज्य का कब्जा था, सिर्फ और सिर्फ इस पेप्सिस्तान गांव को छोड़कर, क्योंकि यहाँ के लोग उनका विरोध करते थे। जिस गांव के हम एक नौजवान निकोलस बवासीर को देखते हैं, जिसने अपने हाथों में एक पंछी पकड़ रखा है, जिसको वो 2-4 गालियां देता है और उसका संदेश भोसड़ा समाज की राजकुमारी मिया मर्दानी को देने के लिए उड़ा देता है। जिस संदेश को राजकुमारी बड़े चाव से पढ़ती है, क्योंकि वो एक लव लेटर था जिसमें बहुत सारी कविताएं और उस छोरचोद का प्रेम लिखा था। जिस लेटर में ये भी लिखा था कि वो राजकुमारी से मिलने 3 दिनों के अंदर महल पहुंच जाएगा। हम निकोलस बवासीर को देखते हैं, जो साला राजकुमारी से मिलने के लिए निकल पड़ा है, जो जल्द ही महल तक पहुंच जाता है, जहां महल में ओलंपिक गेम के सिलेक्शन के लिए माहिर खिलाड़ियों की लाइन लगी थी। तो वो अनजाने में उसी लाइन में लग जाता है, पर उसे उस लाइन से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। तभी उसको महल में घुसने का एक और रास्ता दिखाई देता है, जो कि महल के स्टाफ कर्मचारियों के लिए था, पर उसे ये बात नहीं मालूम थी। तो वो वहां से अंदर घुस जाता है और कर्मचारियों के कपड़े पहनकर राजा की गाइंड गुलामी करने में लग जाता है। तभी वहां राजकुमारी मिया मर्दानी आती है, जो अपने पिता यानी कि राजा से माहेशमती साम्राज्य के इकलौते राजकुमार कर्मकांडी से शादी करने से साफ इनकार कर देती है। कहती है मैं उससे शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, जो मेरे लिए प्यार भरी कविताएं लिखता है और मुझको उसकी बातों से प्यार हो गया है। राजा अपनी बेटी मिया मर्दानी को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि माहेशमती साम्राज्य का वो इकलौता वारिस है, उससे शादी करोगी तो हमारे राज्य की बहुत तरक्की होगी, और क्या पता प्यार भरी कविताएं वही तुम्हारे लिए लिखता हो। वो सचमुच एक सदाचारी समझदार व्यक्ति है। वहीं महल के बाहर हम राजकुमार कर्मकांडी को देखते हैं, जो राजकुमारी की खूबसूरती देखने यहाँ आए थे, जिसमें वो महल के लोगों के सामने हवाबाजी करने के लिए अपने बाज टीटी को बुलाता है, जो कि साला बहुत तेजी से उड़ता हुआ उसके हाथ पर आकर बैठता है, जिसके परिणाम स्वरूप राजकुमार घोड़े से नीचे गिर जाता है और सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए वो बहाना लगाते हुए कहता है मेरे घोड़े पर तेंदुए की फिसलन भरी खाल बिछी है, इसी वजह से मैं फिसल गया, और अपने बाज को एक लात पेलते हुए कहता है भोसड़ी के साले मर कहीं जाकर। वहीं महल में राजकुमारी मिया मर्दानी राजा को यानी कि अपने पिता को निकोलस बवासीर के द्वारा लिखी हुई कविताएं पढ़ कर सुना रही थी, जिनको सुनकर राजा काफी बोर हो रहा था। तभी निकोलस बवासीर राजकुमारी का नाम पुकारता है, जिसे देखकर राजकुमारी उसे पहचान जाती है कि यही वो बावड़ी गाइंड प्रेमी है, जो उसे प्रेम पत्र भेजता है। तभी महल में राजकुमार कर्मकांडी भी पहुंच जाता है, जो राजकुमारी मिया मर्दानी को देखकर उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता है और उसे अपने माहेशमती साम्राज्य से लाई हुई एक मूर्ति का तोहफा देता है और उससे शादी करने का प्रस्ताव रखता है। तभी निकोलस बवासीर मैदान में कूद पड़ता है और कहता है राजकुमारी तुमसे कभी भी शादी नहीं करेगी, क्योंकि राजकुमारी ने फैसला किया है कि जो इस साल होने वाले ओलंपिक गेम जीतेगा वो उसी को अपनी देगी। जिस बात से राजा और राजकुमारी दोनों एग्री हो जाते हैं और वो दोनों प्रेमी अपने खेल का अभ्यास करने के लिए अपने होम टाउन लौट जाते हैं, जहां महल पहुंचकर कर्मकांडी अपने पिता को बताता है कि भोसड़ा समाज के राजा ने अपनी बेटी का हाथ ओलंपिक खेल को जीतने वाले खिलाड़ी को देने का फैसला किया है, और मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी सेना लेकर भोसड़ा समाज पर हमला करूंगा। राजा कहता है बे साले तू कतई चूतिया हो लिया है क्या? हमारे राज्य के लिए ये बहुत हास्यजनक बात होगी कि तुमने ओलंपिक खेल न खेलने के लिए भोसड़ा समाज पर हमला कर दिया। भला कोई इस बात का तुक है? तुम्हें भड़वे हमारे राज्य का नाम रोशन करने के लिए वो खेल खेलना ही होगा और सभी को दिखाना होगा कि माहेशमती साम्राज्य सर्वश्रेष्ठ है। जिसके बाद राजकुमार अपने पिता को यूनान से लाया हुआ एक थैला देता है और पीछे एक खंबे के पीछे जाकर छुप जाता है कि देख तो लू क्या होता है। राजा उस थैले को खोलता है, जिसमें जैतून के बेर निकलते हैं, जिन बेर को राजा खुद खाने की बजाय उसे अपने तेंदुए को खिला देता है, जिसको खाते ही तेंदुए के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और तो और उसकी खाल के काले धब्बे भी उड़ जाते हैं। जिससे हम ये समझ पाते हैं कि राजकुमार कर्मकांडी अपने पिता को मारकर माहेशमती साम्राज्य का राजा बनना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हम निकोलस बवासीर को देखते हैं, जो अपने गांव पेप्सिस्तान घिसड़ता घिसड़ता आखिरकार पहुंच ही गया है और एक रस्सी से उल्टा लटक कर खेल का अभ्यास कर रहा है, क्योंकि इस साले बावली गैंड को ये भी नहीं पता कि ओलंपिक में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। जिस पर गांव के लोग उससे पूछते हैं चूतिया तूने उल्टी फांसी क्यों लगा रखी है, तो वो उन्हें बताता है कि वो ओलंपिक खेल का अभ्यास कर रहा है, जिस खेल को जीतने के बाद वो भोसड़ा समाज की राजकुमारी से शादी करेगा। जो सुनकर वहीं पर खड़े गांव के 2 इंसान उससे उसका साथ देने के लिए कहते हैं, जिसमें इस मोटे का नाम है लंडी लोडू और इस कबूतरबाज का नाम है लोडूबाज, जो कि आपकी और मेरी सोच से भी ज्यादा ताकत
ताकतवर है, क्योंकि इन लोगों के पास एक ऐसा जमाल घोटा है जिसको पीते ही उनके अंदर अनचाही ताकत आ जाती है। दूसरी तरफ राजकुमार करमकांडी भी अपने एक अलग ही अंदाज में एक्सरसाइज कर रहा था, जिसमें वो अपने पहलवानों को गाइड कर रहा था कि ऐसे लड़ो, वैसे लड़ो, वैसे लड़ो। जो बस इतना बोलते ही थक जाता है तो वहीं सो जाता है, जिसमें वो सपना देखता है कि उसने अपनी एक विशाल सेना को इकट्ठा कर लिया है भोसड़ा समाज के महल पर हमला करने के लिए, जिसमें वो अपने सिपाहियों को अटैक फॉर्मेशन के लिए कछुआ बनने के लिए कहता है। और तभी उसकी नींद टूट जाती है, जिसमें उसका ट्रेनर उससे कहता है, सरकार आपको ओलंपिक खेल जीतने के लिए उसमें खुद भाग लेना होगा, खुद ही कुश्ती लड़नी होगी, खुद ही भाग दौड़ करनी होगी। अब ट्रेनर उसे राजकुमारी को पाने का सुझाव दे रहा था, पर उस बावड़ी गैंड को लगता है कि वो उसे आदेश दे रहा है, तो वो उस ट्रेनर को जंगली शेरों के सामने फंकवा देता है और मेहनत करने की बजाय अपने पर्सनल चंडमुंड से जाकर मिलता है, जिसने राजकुमार के लिए एक पावरफुल तगड़ा जमाल घोटा बनाया था, जिसको पीने से उसके अंदर बेशुमार ताकत आ जाएगी और वो बड़ी ही आसानी से ओलंपिक खेल जीत जाएगा। आगे अब खेल खेलने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े राज्यों से खिलाड़ी हवेली पर आने लगते हैं और निकोलस बवासीर भी अपने जमाल घोटा वाले दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाता है, जहां वो खेल के अधिकारियों से खेल में भाग लेने के लिए अपना नाम लिखवाते हैं। और अगले दिन खेल खेलने का दिन आ जाता है, जहां माहेशमती साम्राज्य का राजा खेल को शुरू करने का आदेश देता है, जिसके बाद सबसे पहले भाला फेंकने की प्रतियोगिता की जाती है, जिसके अंदर सभी खिलाड़ी बहुत ही ईमानदारी से भाला फेंकते हैं। जिसके बाद बारी आती है राजकुमार करमकांडी की, जो कि उसके पर्सनल चंडमुंड का दिया हुआ जमाल घोटा पीता है, जिसके पीते ही उसके शरीर में बदलाव होने लगते हैं, जिन बदलावों से वो बिल्कुल हल्क जैसी बॉडी प्राप्त कर लेता है। और जैसे ही वो भाला फेंकने जाता है, साले की गायन से उसकी हवा निकल जाती है, जो सब देखकर राजकुमारी सहित खेल देखने आए सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। आगे अब डिस्क फेंकने की बारी आती है, जिसमें वही फिर से सारे खिलाड़ी बहुत ही ईमानदारी से खेलते हैं, पर पेप्सी स्थान का ये लोडूबाज, जिसके पास ओरिजिनल जमाल घोटा बनाने की तरकीब थी, वो उस डिस्क को इतना जोर से फेंकता है कि वो हवा को चीरती हुई निकल जाती है। जिसके बाद एक लोहे की गेंद को फेंकने की प्रतियोगिता होती है, जिसको हम शॉट पुट भी कहते हैं। जिस लोहे की गेंद को लंडी लोडू जमाल घोटे वाला इतनी तेजी से फेंकता है कि वो आंखों से ओझल हो जाती है, जिस सबसे करमकांडी बहुत परेशान था, क्योंकि उसको राजकुमारी उसके बेडरूम से जाती हुई दिखाई दे रही थी। तभी वहीं पर उसके बगल में बैठा हुआ एक खिलाड़ी राजकुमार को बताता है कि तुम उनसे कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि वो लोग पेप्सी स्थान के जादुई जमाल घोटे वाले लोग हैं। राजकुमार कहता है, ठीक है, मैं उनसे नहीं जीत पाऊंगा, पर उन्हें जीतने भी नहीं दूंगा। और दौड़ता हुआ खेल के अधिकारियों के पास पहुंचता है और ऑब्जेक्शन उठाता है कि उन लोगों ने खेल जीतने के लिए जादुई जमाल घोटा पिया है, जिस बात की पुष्टि करने के लिए उन दोनों के बॉडी टेस्ट करने का निर्णय लिया जाता है, जिसमें एक अधिकारी उन्हें कीटाणु के मुंह में हवा भरकर दिखाता है और कहता है, अगर इस कीटाणु ने इस हवा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसका मतलब ये होगा कि वो लोग ग्रीन हैं और उन्होंने किसी तरह की कोई चाल नहीं चली। आगे वो दोनों उन कीटाणुओं में हवा भरते हैं, जिसकी प्रतिक्रिया के रूप में वो वहां से उड़कर दूर चले जाते हैं, जिससे ये साबित हो जाता है कि उन लोगों ने खेल जीतने के लिए जमाल घोटा पिया था, जिसके बदले में उन्हें खेल से निकाल दिया जाता है और आज के दिन का विनर चुना जाता है ये यूनानी खिलाड़ी। हम महल में देखते हैं, जहां राजा अपने बेटे करमकांडी को धमका रहा था कि बाण, अगर तू ये खेल नहीं जीता ना तो राजकुमारी से शादी करना तो दूर, तू अपने राजकुमार के पद से भी हाथ धो बैठेगा। जो बात उसके दिमाग में बैठ जाती है कि उसको किसी न किसी तरह ये ओलंपिक जीतना ही होगा, जिसको जीतने के लिए वो एक और तिगड़मबाजी करता है, जिसमें वो खेल के अधिकारियों को बहुत सारे सोने के सिक्कों के बदले खरीद लेता है और शरीर की जांच करने वाले कीटाणुओं को उन्हें ही खिला देता है, ताकि जब वो चीटिंग करे तब वो कीटाणु साले उसके रास्ते में ना आए। अगले दिन कुश्ती का खेल खेला जाता है, जिसमें करमकांडी का खिलाड़ी अपने विरोधी को पटक पटक के मारता है। जिसके बाद लॉन्ग जंप की प्रतियोगिता होती है, जिसमें बिके हुए अधिकारियों द्वारा करमकांडी को विनर घोषित कर दिया जाता है। फिर होती है 400 मीटर की दौड़, जिसमें करमकांडी बेशर्मी की सारी सीमाएं पार करके ट्रैक के बीच में से ही होता हुआ सीधा रेस जीत जाता है और बिके हुए अधिकारी उसे फिर से विनर घोषित कर देते हैं, जिस वजह से उसको आज के दिन का सबसे बड़ा खिलाड़ी घोषित किया जा रहा होता है। तभी लोडूबाज राजा के सामने आता है और करमकांडी के द्वारा की गई चीटिंग पर ऑब्जेक्शन उठाता है, जो सब राजा को मानना पड़ता है, क्योंकि वो सारी प्रजा के सामने ऑब्जेक्शन उठा रहा था। जिस पर राजा कहता है, ठीक है, कल एक और खेल खेला जाएगा लोड़ा गाड़ी का, जो भी उस लोड़ा गाड़ी के खेल को जीतेगा वो ओलंपिक खेल का विनर माना जाएगा। जिस सब के बाद में करमकांडी फिर से अपने बाप को धोखे से मारने की कोशिश करता
करता है, जिसमें वो उन्हें तोहफे के रूप में एक होनहार कातिलाना शीशा देता है, जिसको देने के बाद वो फिर से वहीं छुप कर देखता है कि क्या होता है। अब राजा भी बहानचोद अव्वल नंबर का चोदू था, तो वो अपने बेटे की नस नस से वाकिफ था, जिसमें वो अपने चमचे को शीशे के सामने खड़ा होने के लिए कहता है और वो चमचा बेमौत मारा जाता है। आगे कर्मकांडी अपने चंडमुंड के पास जाता है लोड़ा गाड़ी का खेल जीतने के लिए चिटिंग करने, जिसमें चंडमुंड उसे एक अलग ही टाइप का जमाल घोटा देता है, जिसको कर्मकांडी अपने अंगरक्षक पर टेस्ट करता है, ये देखने के लिए कि वो नया फॉर्मूला किस तरह काम करता है। पर वो नया फॉर्मूला टोटल बकवास था, इसीलिए वो पेप्सिस्तान के एक बूढ़े को किडनैप कर लेता है अपने लिए एक जेन्युइन जमाल घोटा बनवाने के लिए, जिस बूढ़े को छुड़वाने के लिए लंडी लोडू और लोडूबाज वहां पहुंच जाते हैं, जिसको छुड़वाते वक्त लोडूबाज के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसमें वो बूढ़े को कर्मकांडी के लिए जमाल घोटा बना कर देने के लिए कहता है और कहता है उस जमाल घोटे का रंग नीला कर देना। अगले दिन लोड़ा गाड़ी का खेल शुरू हो जाता है, जिसमें कर्मकांडी आधा जमाल घोटा पी लेता है, जिससे उसमें बहुत सारी ताकत आ जाती है और उसके शरीर में कोई बदलाव भी नहीं आता, तो किसी को उस पर शक भी नहीं होता। अब वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था, तो वो एक एक करके ज्यादातर खिलाड़ियों को खेल से बाहर कर देता है, पर अपना निकोलस बवासीर खेल में जैसे तैसे करके अभी भी टिका था। तभी कर्मकांडी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि उसे जमाल घोटा खुद पीने की बजाय अपने खच्चरों को पिलाना चाहिए, तो वो वही करता है, जिसमें वो अपने जमाल घोटे को चारों खच्चरों को पिला देता है, जिससे होता तो कुछ नहीं, बस उस साले के खच्चर सुपरमैन से भी तेज दौड़ते हैं और वो ये खेल जीत जाता है। जो सब देखकर राजकुमारी मिया मर्दानी हताश हो जाती है, क्योंकि अब उसे एक ऐसे इंसान को अपनी देनी पड़ेगी जिसको वो नहीं देना चाहती थी। खैर तभी निकोलस बवासीर का साथी लोडूबाज फिर से ऑब्जेक्शन उठाता है कि राजा साहब, आपके बेटे ने फिर से जमाल घोटा पीकर चीटिंग की है ये खेल जीतने के लिए। जो सुनकर कर्मकांडी को गुस्सा आ जाता है, तो वो कहता है बहान के लड़े, तो तू सबको ऐसे उल्लू बनाएगा, मेरे खिलाफ ऐसे भड़काएगा। साले मुझे जीतने के लिए जमाल घोटे की जरूरत नहीं है, और सबसे बड़ी बात मुझे जमाल घोटा बनाना ही नहीं आता। जिसके बाद राजकुमारी आदेश देती है कि उसके शरीर की जांच की जाए, जिसमें खेल के अधिकारी अपने कीटाणुओं वाले डब्बे को लेकर आते हैं, पर उसमें एक भी कीटाणु नहीं थे, क्योंकि उन कीटाणुओं को तो कर्मकांडी ने पहले ही अधिकारियों को कच्चा ही खिला दिया था। तभी लोडूबाज बोलता है, हमें तुम्हारे शरीर की जांच करने के लिए कीटाणुओं की जरूरत नहीं है। हमारे गांव पेप्सिस्तान के बूढ़े ने जमाल घोटा बनाते वक्त उसका रंग नीला कर दिया था, तेरे जैसे धोखेबाज को फंसाने के लिए। इसीलिए ही तो साले तेरे खच्चरों की जीभ नीली है, और चल अब सभी को अपनी जीभ दिखा अगर तूने जमाल घोटा नहीं पिया है तो। जिस पर वो सभी को अपनी नीली जीभ दिखाता है और रंगी गांठ पकड़ा जाता है, जिस वजह से सेकंड विनर जो हमारा निकोलस बवासीर था, वो ये खेल जीत जाता है बिना किसी चीटिंग के। जो देखकर कर्मकांडी को गुस्सा आ जाता है, तो वो अपने बाप को अपने बिके हुए सैनिकों से घिरवा लेता है, जिसकी जान बचाने के लिए लंडी लोडू उसे एक घुसंड पिलाता है, जिससे वो एलोन मस्क के रॉकेट की तरह लंबी छलांग भरता है। तभी हम देखते हैं वो दोनों गंडी प्रेमी वहीं ओलंपिक स्टेडियम में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, जो देखकर वहां पर बैठी ऑडियंस खुशी से चिल्ला रही थी। अब बाणचोद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये चूतिया क्यों खुश हैं, जबकि इन लोगों ने इस घटिया मूवी को बनाने के लिए 3 महीने से ज्यादा का समय खराब किया, और इसका एक्सप्लेनेशन बनाने में मैंने 3 दिन का समय खराब किया, और तो और आप लोगों ने इस घटिया मूवी को देखने के लिए अपनी 15 से 20 मिनट खराब की। खैर अब कर भी क्या सकते हैं, अब मेरा और आप लोगों का समय तो खराब हो ही चुका है, तो क्यों ना आखिरी सीन भी देख लें, जिसमें कर्मकांडी को उसके बिके हुए सैनिकों के साथ समुद्र में बड़े बड़े जहाजों पर बंदी बना रखा है, जो कि गुलाम है महेशमती साम्राज्य के राजा के, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आप लोगों को इस घटिया मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो धन्यवाद।